आज की चर्चा मैं सबसे पहले विवेक से शुरू करूंगी और उसके बाद फिर किशोर जी के पास आऊंगी कि विवेक, ये जो खबर आ रही है, आपका आर्टिकल एक छपा था अभी मनी कंट्रोल में और उसको आपने बहुत विस्तार से उसके ऊपर लिखा। आखिर ये लड़ाई क्या है? क्या ऐसा लग रहा है कि सुपारी ले ली है फडणवीस ने एक नाथ शिंदे को पूरी तरह से खत्म करने की? जी नीलू जी, जब से 6 महीने पहले जब महाराष्ट्र में इलेक्शंस हुए, उसमें महायुति की जीत हुई, तब से ये टसल चल रहा है। मतलब मुख्यमंत्री पद को लेकर इसकी शुरुआत हुई। शिंदे जी चाहते थे कि वो मुख्यमंत्री बने रहे, क्योंकि उससे पहले 2.5 साल वो मुख्यमंत्री थे जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिराकर, और उससे अलग होकर उन्होंने अपनी शिवसेना बनाई, जिसको ओरिजिनल शिवसेना कहा गया। उसमें वो मुख्यमंत्री थे 2.5 साल। उसके बाद फिर चुनाव में बीजेपी ने बहुत अच्छा यश प्राप्त किया, 132-134 सीटें उनको मिली, और उनके अलायंस पार्टनर्स थे एक नाथ शिंदे और अजीत पवार। सारों को मिलाकर एक बहुत ही ब्रूट मेजोरिटी 222 या 227, मुझे एग्जैक्ट आंकड़ा याद नहीं, इनको मिली है। तो इसके चलते अब जब बीजेपी को 132 सीटें मिली है, तो जाहिर सी बात है मुख्यमंत्री उनका ही बनना था। लेकिन उसमें बहुत रस्साकशी हुई और आखिरकार एक नाथ शिंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद को स्वीकार करना पड़ा और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि इसमें कोई इस तरह का कोई झंझट होने की कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में सीटें बीजेपी के पास थी। और ऐसा कुछ वादा तो शिंदे से किया नहीं गया था, जैसा उद्धव ठाकरे ने उस समय कहा था कि मेरे साथ वादा किया गया था। ऐसा कोई वादा तो इनका दावा भी नहीं है शिंदे जी का मेरे साथ वादा किया था। तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के बाद से जो खफा है एक नाथ शिंदे, वो आज तक चल रहा है। उनकी नाराजगी वो दिखा देते हैं। कैबिनेट मीटिंग्स में कई बार नहीं गए, पैरेलल मीटिंग्स अधिकारियों की बुला रहे। नासिक में 2027 में कुंभ मेला होने वाला है, उसकी एक पैरेलल मीटिंग प्रिपरेशन की उन्होंने ले ली। रायगढ़ और नासिक के 2 जो गार्डियन मिनिस्टरशिप के इश्यूज थे, उसमें वो नाराज हुए, उनके लोगों को नहीं बनाया गया, उसको फिर होल्ड पे रखा देवेंद्र फडणवीस ने। जब वो नाराजगी जता रहे थे, होल्ड पे रखा। लेकिन जब 26 जनवरी को झंडा वंदन करने का समय आया, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि गो एहेड। उन्होंने जो जिनको अपॉइंट किया था, आदित्य तटकरे रायगढ़ में, और यहाँ पर महाजन, गिरीश महाजन नासिक में, दोनों ने झंडा वंदन कर दिया, फ्लैग होइस्टिंग कर दिया और परमानेंट डिस्ट्रिक्ट गार्डियन मिनिस्टर बने रहे। गढ़चिरौली के डिस्ट्रिक्ट गार्डियन मिनिस्टरशिप से शिंदे जी को निकाल लिया। वो बहुत मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर बहुत ज्यादा अभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करने का स्टेट गवर्नमेंट का प्लान है, वहां से उनको निकाल लिया। शिवसेना ने मतलब उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने एडिटोरियल लिखा, देवा भाऊ आपका अभिनंदन, गढ़चिरौली का आपने मुख्यमंत्री पद लिया और उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं आप। तो उधर से शिवसेना उद्धव ठाकरे और इधर से देवेंद्र फडणवीस, ये दोनों एक नाथ शिंदे जी को ऐसा लग रहा था कि दोनों उनको टारगेट कर रहे हैं। तो इसीलिए उनकी जो परेशानी थी, वो जाहिर तौर पर वो बोलने लगे। और अभी फिलहाल तो नागपुर में उन्होंने 2-4 दिन पहले इशारा भी दे दिया कि मुझसे बच के रहना, मुझको हल्के में मत लेना, मैंने एक सरकार गिराई है। तो अब क्या देवेंद्र फडणवीस की सरकार वो गिराना चाहते हैं? लेकिन ये सारा जो मामला है, उससे अलग मुझे लगता है जो महत्वपूर्ण बात ये पूरे प्रकरण में ये है कि एक नाथ शिंदे को पता है कि वो देवेंद्र फडणवीस सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बीजेपी की सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी के साथ अपने एनसीपी है ऑलरेडी, अजीत पवार है, उनकी काफी संख्या है, दोनों मिलाकर बहुत ज्यादा संख्या होती है। तो वैसे भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार जो है वो अजीत पवार के मदद से बनी रह सकती है। वैसे भी उनको बहुत ज्यादा संख्या जरूरत नहीं है। कल अगर अजीत पवार ने भी कुछ गड़बड़ कर दी, तो वो फिर भी अपनी सरकार बचा सकते हैं। इस स्थिति में बीजेपी है। तो एक नाथ शिंदे को ये पता है कि वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उसके बाद भी वो इस तरह का पोस्चरिंग कर रहे हैं। तो इससे सवाल ये पैदा होता है कि एक नाथ शिंदे को ये ताकत कहाँ से मिलती है, ये क्यों कर रहे हैं वो? उनको पता है कि इससे कुछ उनको वो बिगाड़ नहीं सकते, उसके बावजूद वो ये सब कर रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे को बाहर से कुछ ताकत मिल रही है, जो देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ उनको एक तरह से बगावत करने पर उनको उसके लिए एनकरेज कर रही है। तो ये बाहर की ताकत कौन है? ये बाहर की, हाँ वही मेरा सवाल ही वही था जो आपने खुद ही पूछा कि ये आखिर बाहर की ताकत कौन है, कौन हो सकता है आपके हिसाब से विवेक?
जी, मुझे लगता है इसका सीधा-सीधा संबंध बीजेपी का जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उससे है। देवेंद्र फडणवीस जिस तरह से आरएसएस के अभी फेवरेट बने हैं, महाराष्ट्र के चुनाव में हमने देखा आरएसएस के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ देवेंद्र फडणवीस ने काम किया, आरएसएस ने पूरी तरह से मदद की और आरएसएस के सर्कल्स में जो चर्चा होती है नागपुर में, मैं आपको बताता हूँ, आरएसएस के स्वयंसेवक कहते हैं कि 2029 का प्रधानमंत्री पद का चेहरा देवेंद्र फडणवीस होंगे, क्योंकि उस समय मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी काफी उनकी उम्र हो चुकी होगी और अभी उनके बाद फिर एक अमित शाह और नितिन गडकरी भी अभी कुछ उस कंपटीशन में बचे नहीं है, क्योंकि उनकी भी उम्र 70 पार चली जाएगी। तो देवेंद्र फडणवीस ही एक यंग चेहरा है जो बहुत अरबेन है, बहुत स्वाव है, बहुत पढ़े लिखे हैं और अच्छा बोलते हैं, मीडिया से बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर उनका एक अच्छा प्रेजेंस, मतलब वो प्रेजेंटेबल है। तो आरएसएस चाहेगा कि देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाए 2029 में प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट। और ये जो कंपटीशन बीजेपी में अंदर बीजेपी के कुछ शीर्षस्थ नेताओं के लिए तैयार हो रही है देवेंद्र फडणवीस के रूप में, उसको शायद वो नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस इस तरह से ऊपर उठे। इसलिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को ताकत दी जा रही है बीजेपी के अंदर से ही। अब वो कौन दे रहा है, ये एक सवाल है। जो प्रधानमंत्री पद के 2029 के दावेदार है, उनमें से कोई हो सकता है जो इतना ताकतवर हो कि वो एकनाथ शिंदे के साथ खड़ा हो सकता है और देवेंद्र फडणवीस को नॉनप्लस कर सकता है। इसमें तो योगी आदित्यनाथ भी हैं, अमित शाह हैं, बहुत सारे लोग हैं। योगी आदित्यनाथ 2029 का चेहरा, मतलब वो कंपटीशन में है ऐसा वो खुद मानते होंगे तो बात अलग है, लेकिन कहीं से भी वो प्रधानमंत्री पद के लिए योग्य व्यक्ति नहीं है। उनका कुल मिलाकर उनका जो जिस तरह से रहते हैं, जिस तरह से बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर अगर जाना हो तो इस तरह का प्रधानमंत्री भारत के लिए बहुत ज्यादा अभिमान की बात नहीं होगी कि ये हमारे प्रधानमंत्री है। तो आरएसएस भी समझता है कि अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर कौन जज सकता है, तो वो केवल देवेंद्र फडणवीस ही आज है, अमित शाह भी नहीं है। लेकिन अमित शाह की दावेदारी तो होगी, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है, बीजेपी को इतना ऊपर उठाया है, उनकी भी दावेदारी होगी। तो इस तरह से बीजेपी का अंदर से जो पॉलिटिक्स चल रहा है, उसके चलते ही एकनाथ शिंदे को बीजेपी के अंदर से कहीं ना कहीं ताकत मिल रही है, ये कहा जा सकता है। और हमने पहले भी देखा है कि एकनाथ शिंदे और अमित शाह के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं और उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया था 2.5-3 साल पहले, तब देवेंद्र फडणवीस के नाम से तो पहले मिठाई भी बढ़ गई थी, लेकिन अमित शाह ने वहां से फोन करके बताया कि नहीं आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, आप बनेंगे तो एकनाथ शिंदे बनेंगे, आप तो देवेंद्र फडणवीस बाहर हो गए, कह रहे थे कि हम बाहर से सपोर्ट करेंगे सरकार को, तो उनको ये बताया गया, ह्यूमिलिएशन किया गया, नहीं आपको उनका डिप्टी बनना है। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस का ह्यूमिलिएशन भी हुआ। तो ये बीजेपी के अंदर से ही हुआ है, ये कोई एकनाथ शिंदे ने नहीं किया था। तो ये जो सारा उसका बैकग्राउंड है, उसको भी ध्यान में रखते हुए, और आज जो एकनाथ शिंदे बगैर किसी कॉन्सिक्वेंशियलिटी के देवेंद्र फडणवीस सरकार को चैलेंज कर रहे हैं, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं उनको बाहर से ताकत मिल रही है जो बीजेपी के अंदर से आ रही है। ऐसा समझने के लिए बहुत स्कोप है, ऐसा मैं मानता हूं। तो ये जो है, ये कुल मिलाकर अभी बीजेपी के इंटरनल पॉलिटिक्स का ही एक नतीजा है, ऐसा मैं समझता हूं। और एकनाथ शिंदे जी का इस्तेमाल उसके लिए हो रहा है बीजेपी के एक तबके से, और देवेंद्र फडणवीस को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस पक्के हैं, वो भी अभी नो मोर ह्यूमिलिएशन वाले मूड में है, और वो जिस तरह से इंक्वायरीज लगा रहे हैं, वो पूरी तरह से इस लड़ाई के लिए तैयार बने हैं, तैयार बैठे हैं कि अगर एकनाथ शिंदे कुछ गड़बड़ कर दे तो उनको उसी तरीके से ठंडा किया जा सकता है जिस तरीके से उन्होंने उनके दूसरे पॉलिटिकल राइवल्स को, दूसरी पार्टियों के राइवल्स को उन्होंने अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके नॉन प्लस किया। उसी तरीके से वो एकनाथ शिंदे को भी नॉन प्लस कर सकते हैं, ये उनको पता है, और उसकी प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दी है। तो ये काफी जबरदस्त एक झगड़ा एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ऐसा चल रहा है। और इसका बैकग्राउंड दूसरा ये भी है, वहां पर दिल्ली में जो उनका सत्कार हुआ था, उनको एक अवार्ड दिया गया था शरद पवार जी के हाथ से, तो वो एक मराठा फैक्टर भी है, जरंगे पाटिल वाला भी एक फैक्टर है, जिसको लिवरेज एकनाथ शिंदे कर सकते हैं और कर रहे हैं, और वो 2-2.5 साल से कर रहे हैं उसको लिवरेज। एक जरंगे पाटिल कभी भी
देवेंद्र फडणवीस को ही हमेशा वो अपने टीका का लक्ष्य बनाते रहे हैं, और एकनाथ शिंदे को उन्होंने कभी एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई बात नहीं की। तो ये सारा जो ये सारे जो फैक्टर्स है वो महाराष्ट्र के राजनीति को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना के अभी बनाया हुआ है, और इसको आगे इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, इसका नतीजा क्या होता है, ये बहुत देखने के लिए इंटरेस्टिंग बात होगी नीलू।